हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने बिल्कुल एक फ्रेश चैप्टर लेकर आए हैं, बिल्कुल नया चैप्टर जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये है चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी और ये है यूनिट नंबर 2। जैसा कि हमने आपको जब सिलेबस बताया था तब हमने आपको यूनिट वाइज भी सिलेबस लिखवाया था कि हमें एनसीईआरटी में 10 यूनिट कवर करना है पूरे बोर्ड को लेकर के, जिसमें से पहला यूनिट हमारा कवर हो चुका है जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने 2 चैप्टर डील किया और अब बारी है चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने के, जिसका नाम है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, हम इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आप कह लीजिए कि किस तरह से इसका मार्किंग स्कीम है, वो आपको पहले हम समझा देते हैं और ये किसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसे किस तरह से पढ़ना है। पहले उस बेसिक टर्मिनोलॉजी पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, उसमें आपने चार्ज को रेस्ट में स्टडी किया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि उसमें कैपेसिटर भी एक चैप्टर आपने पढ़ा। कैपेसिटर में चार्ज तो रेस्ट में था नहीं, चार्ज चल रहा था। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऐसे पार्ट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया था तो हमने उसको एनसीईआरटी में ही उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही डील किया। लेकिन अब जो है ना, हमने कहा था कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी कि करंट। अब चार्ज हमारा रेस्ट में ना हो के मोशन में होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अब हमको यहाँ पे चार्ज के डायनामिक प्रॉपर्टी को पढ़ना है और उसके जस्ट बाद हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर की ओर चले जाएंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब चार्ज चलता है तो वो पहले से जब स्टैटिक में था तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब चल रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टर भी आएगा। चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। पहले हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, जैसे, और शायद आपने क्लास 10th में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बेसिक बात सीखा हुआ होगा। आपने रेसिस्टेंस पढ़ा है, करंट पढ़ा है, रेसिस्टिविटी पढ़ा है, कंडक्टेंस पढ़ा है, कंडक्टिविटी पढ़ा है, मोबिलिटी पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है। बहुत कुछ सारी बातें आप वहाँ से पढ़ कर आए हो, क्लास 10 से आसानी होगी। लेकिन वहाँ से कुछ बातें यहाँ पे बिल्कुल आपको डिफरेंट भी नज़र आएगी। वहाँ पे स्टडी का जो एरिया था 10th में वो फिक्स था, यहाँ फिक्स नहीं है। हम एक बहुत बड़े लेवल पे चर्चा करेंगे और जैसा कि हम हर बार कहते हैं आपको कि जो हमारा बेस है वो होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से इधर उधर जाके बहुत ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड या कोई भी कंपटीशन का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी ही है। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1, 2 में भी एनसीईआरटी को लेकर ही पढ़ाई किया है। थोड़ा सा हम आपको मार्क्स के बारे में बता दें तो चैप्टर नंबर 1, 2 जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। वो था 8 मार्क्स का यूनिट 1, वो था यूनिट 1, जिसमें कि आपको चैप्टर 1 आया और चैप्टर 2 आया एनसीईआरटी के हिसाब से। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं यूनिट 2, दैट इज करंट, ठीक है, यानी चार्ज मोशन में होगा। और ये चैप्टर अकेला होगा 7 मार्क्स का, तो आपको पहले भी लिखाया हुआ है चैप्टर नंबर 3। यही बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से। देखिए, जिन बच्चों को चैप्टर 1, 2 टफ लगता है तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं चैप्टर 3 पे, क्योंकि मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और एक बात आपको हम बता दें कि ये चैप्टर नंबर 3, जैसे ये तो काफ़ी लंबा चैप्टर था, 2-2.5 महीना इसको पढ़ाने में लगता है। अभी तो लॉकडाउन था तो और ज़्यादा टाइम हम लोग लगा, क्योंकि हम लोग गैप कर करके पढ़ रहे थे। लेकिन अगर इसे हम लोग रेगुलर भी पढ़ते तो 2.5 महीना से कम इसमें लगने वाला नहीं था। लेकिन ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, मुश्किल से 10 से 12 घंटा, यानी कि 10 से 12 लेक्चर अगर आपको दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिक करंट की कहानी खत्म हो जाएगी। और 10 से 12 लेक्चर में आपका 7 नंबर का काम हो जाएगा, यानी आप हार्ड वर्क से बच जाओगे। अब आप स्मार्ट स्टडी की ओर अगर जाओगे, यानी कि टाइम कम में ज़्यादा नंबर अगर लाना हो, तो बच्चे फोकस करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिस अकेला 7 मार्क्स का चैप्टर है। आसान भी है, छोटा भी है। कम पढ़ना है, ज़्यादा नंबर दे देगा, और जो पढ़ना है वो भी आसान है। यहाँ पे जो पढ़ना था वो बहुत कॉन्सेप्चुअल बात था, बहुत कहीं कहीं पे टफ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि बातें हम पहले से भी जानते हैं, बस उसी को हम रिवाइज कर रहे हैं। कुछ लेक्चर में तो आपको ऐसा ही फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, तो करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे करंट किसे कहते हैं, करंट का डेफिनेशन क्या होता है, और करंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, करंट के बारे में आप सभी लोग पहले से थोड़ी बहुत बातें जानते हो। आप पहले से ये जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई आपसे पूछता है करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का कहने का मतलब चार्ज जो है वो समय के साथ, टाइम के साथ फ्लो करेगा किसी कंडक्टर के एक एरिया से दूसरे एरिया तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे मान लो कि मेरे हाथ में ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ बातें आपको यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन के तौर पे हम बताएंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना अक्ल इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी बातें बताई जाएंगी उसे अपने दिमाग में रख लेना, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सोचोगे तो तुम फिर खुद में खुद फंसते चले जाओगे। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मतलब खुद से उसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। जितनी कहानी आपको बताई जाए उसको सच मान लेना है और उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हाइपोथेटिकल आएंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हाइपोथेटिकल है। जैसे कभी कभी आप 10th में पढ़ करके आए हो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, करंट का फॉर्मेशन होता है, तो ना किसी ने करंट को देखा है ना किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा है, तो चीज़ें तो हाइपोथेटिकल हैं। हम इलेक्ट्रॉन ना लेकर के उसके जगह पे कोई पॉजिटिव चार्ज को बहा देंगे, तो ये कन्फ्यूज़न मन में मत पाल लेना कि इलेक्ट्रॉन ही चल रहा था सर तो प्रोटॉन को लेकर के मूव करा रहे हैं। वो एक एजम्पशन है, एक हाइपोथेटिकल कहानी है। हम अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसको डील कर सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए कह दिया ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। एक चीज़ और, बहुत लोग बार बार मैसेज करते हो कि पीडीएफ नोट्स कब आएगा। तो देखो हमने पहले भी कहा था कि पीडीएफ नोट्स का जो भी मामला था वो चैप्टर नंबर 1 से मिड से होके ख़त्म हो गया था। अब जितनी भी नोट्स है वो आपके बोर्ड पे लिखी होती है जो बात, वही आपका नोट्स है। हम बहुत डिटेल में चीज़ों को बोर्ड पे लिखते हैं, आप उसी को लाइन वाइज उतारिएगा, वही आपका नोट्स है। और बाकी जगह से डिफरेंस यहीं पे आता है कि हम सारी चीज़ों को बोर्ड पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड के हिसाब से लिखते चले जाते हैं। कहीं और क्या हो कि डायरेक्ट डेरिवेशन मिलेगा, हम वो काम नहीं करते हैं, सारी बात उसके बारे में लिखते हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी बातों को लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको बिल्कुल बोर्ड के हिसाब से हम सारी बातों को लिखते हैं, बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए हमने कह दिया, मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है, इसका ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दूसरा ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लो कोई चार्ज है जो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बह करके इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे आया, तो हम देखेंगे कितना समय लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में और कितना चार्ज फ्लो हुआ। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोज इन एनी कंडक्टर फ्रॉम इट्स वन एंड टू अनदर एंड या वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन एरिया टू अनदर एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बिल्कुल आप क्लियर रखिएगा। अगर मान लो मेरे पास, देखो हम कहानी बिल्कुल अभी कंडक्टर को ही लेकर के समझाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपको कंडक्टर में ही सीखना है, सेमीकंडक्टर आपको लास्ट में मिलेगा, इंसुलेटर में तो होता नहीं। तो हम बार बार कंडक्टर का वर्ड भी यूज़ करते जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर कोई आपसे, करंट का अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगा तो आप डिफाइन कीजिएगा, इट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge, rate of flow of charge from one area to another area in any conductor। अभी हम लोग बात कंडक्टर पे ही करेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई हमसे करंट का डेफिनेशन पूछेगा तो ये आपका करंट का डेफिनेशन हो गया। इट इज डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई से हम इसे सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। आई का मतलब करंट होता है। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। आपको पता है 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है जिसमें करंट भी होता है। तो अगर कोई तुमसे डायमेंशन पूछेगा करंट का अगर कोई तुमसे डायमेंशन पूछेगा तो आपको पता है इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। तो इसमें ना मास होगा, ना लेंथ होगा, ना टाइम होगा। ये खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो सिर्फ ए लिख करके और यहाँ पे क्या लगा देना, ब्रैकेट। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ करंट। अगर कोई डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का आपसे पूछ दे तो सिर्फ ए पे पावर 1, बाकी कुछ इसमें होगा नहीं, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी है। कभी कभी किताब में ए की जगह पे आई भी लिखा हो मिलेगा तो घबराइएगा मत, ए से लिखिए चाहे आई से लिखिए, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब ये स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे जनरली हम लोग इसे मानते हैं स्केलर क्वांटिटी, लेकिन एक्चुअली में ये स्केलर क्वांटिटी होता नहीं। थोड़ा करंट के बारे में देखो, समझो। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट
ठीक है। कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हैं या कोई चाहे तो स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकता है, कोई से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। करंट बराबर हमने फॉर्मूला कह दिया चार्ज फ्लोन बाय टाइम। हम बाद में इसको दो तरह से डिफाइन करेंगे, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। अभी आप सिंपली करंट को लिखिए चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन, यानी कि Q बाई टी। सिंपली अभी आप यही लिखो, यानी कि कूलम्ब पर सेकेंड, और इसी को हम लोग कहते हैं एम्पियर। एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, एम्पियर। थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर है, और या उसके अलावा कि क्या हो सकता है। तो समझना, यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। मान लो इधर से करंट आ रहा 5 एम्पियर और इधर से करंट आ रहा 7 एम्पियर, और हमसे पूछा जाए कि पॉइंट ओ से ए की ओर कितना एम्पियर करंट जाएगा। एक बेसिक सा सवाल हमने आपको दिया, 5 एम्पियर करंट इधर से आया, 7 एम्पियर करंट इधर आया, तो इधर कितना जाएगा। तो आप डायरेक्टली जोड़ के बताओगे 7 और 5 12 एम्पियर, 7 और 5 12 एम्पियर। ठीक है, एक सवाल तो ये। अगर मान लीजिए हम ऐसा कह देते, सवाल ऐसा रहता कि इधर गया 12 एम्पियर, इधर से आया 5 एम्पियर, ठीक है, तो इधर से कितना आया होगा या इधर से कितना गया होगा इस डायरेक्शन में, OB डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा कि करंट आएगा। तो आप देखना कि आउट गोइंग 12 एम्पियर आया, 5 एम्पियर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओगे, 5 एम्पियर आया तो 12 एम्पियर चला कैसे गया, तो जरूर इधर से 7 एम्पियर आया होगा, ऐसा भी सवाल बनता है। तो देखिए आप यहाँ जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप डायरेक्शन को ध्यान में रख के बातें कर रहे हो ना। डायरेक्शन आप देख रहे हो कि कुछ ना कुछ डायरेक्शन है करंट का, उसके हिसाब से आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो। यानी यहाँ पे लॉजिक ये है कि करंट में डायरेक्शन मैटर करता है, करंट के कैलकुलेशन में डायरेक्शन के बिना आप काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन देखो जब हमने 7 और 5 12 जोड़ा तो इसके बीच के एंगल को तो ध्यान में रखा नहीं। वेक्टर में क्या होता है, आप एंगल भी लेते हो, √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो उस फॉर्मूला से तो हमने इसका रिजल्टेंट निकाला नहीं, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन है। तो जो ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है लेकिन वो डायरेक्शन रखता है, तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बोलते हैं उसे, टेंसर। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डजंट ओबे ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आपको हम बताते हैं एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा। आपसे कहेगा इलेक्ट्रिक करंट इज, जैसे मान लो एक आपके पास में सवाल है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट इज, पहला है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, दूसरा है वेक्टर, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, मान लो ऐसे ऑप्शन में सवाल है आपके पास, इसमें टेंसर नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप नन ऑफ दीज में टिक करके चले, नहीं। आपका जो सिलेबस है उसमें टेंसर की कहीं कोई बात नहीं है। आपके सिलेबस में करंट को हम लोग स्केलर मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं, स्केलर। तो अगर एग्जाम में ये ऑप्शन में स्केलर रहे तो आप सीधा करंट को स्केलर में टिक करके आगे बढ़ जाना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए हमने बता दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। अगर यहाँ कहीं टेंसर रहता और स्केलर भी रहता तो दोनों में से कौन सा जवाब होता, टेंसर होता। अगर यहाँ ऑप्शन में बोथ की जगह पे टेंसर रहता, स्केलर भी रहता, तो वहाँ पे आप क्लियर कट टेंसर आंसर देते। लेकिन अगर टेंसर ना हो तो क्या मान के चलना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रिक करंट को क्या मान के चलना है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब जितनी बातें हमने बोर्ड पे लिख दी आपके लिए, उन सारी बातों को अच्छे से उतार लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आपको थोड़ा सा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट बताएंगे, उसके बाद आपको हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताएंगे करंट डेंसिटी का। कुछ बेसिक न्यूमेरिकल पहले लेंगे, उसके बाद पहले इसको नोट कर लीजिए, उसका तो बताते हैं। लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में
देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया, करंट क्या होता है। अब आपको कैलकुलेशन के हिसाब से करंट दो तरह का आपको कैलकुलेट करने को एग्जाम में मिलेगा, एक होगा एवरेज करंट और एक होगा इंस्टेंटेनियस करंट। हमने इस तरह का टर्म आपको मैकेनिक्स में पढ़ा रखा है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। थोड़ा सा कैलकुलस का आपको यूज़ करना पड़ सकता है यहाँ पे, तो घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल कैलकुलस का यूज़ होगा। आप लोग वैसी बात क्लास 11th में कर चुके हो। तो हम लोग यहाँ पे करंट को दो टर्म में पढ़ेंगे, दो तरह से पढ़ेंगे। पहला होगा एवरेज करंट। एवरेज करंट क्या होगा पहले वो देखेंगे। देखिए IAV यानी कि एवरेज करंट। देखिए एवरेज करंट क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में कोई कंडक्टर है और उसके अंदर से कुछ चार्ज का अमाउंट फ्लो हुआ और उसने कुछ टाइम लिया, और वो टाइम मान लो कि काउंटेबल है, एप्रिशिएबल है, उस टाइम का जो स्पैन है, उस टाइम का जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो एक एप्रिशिएबल वैल्यू रखता है, तुम देख सकते हो उसे। तो उस केस में टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ वो और कितना उसने टाइम लिया वो, उसको डिवाइड कर देंगे तो वही हमें वहाँ पे किस चीज़ का वैल्यू मिल जाएगा, एवरेज करंट का। यानी अगर कोई एवरेज करंट डिफाइन करने को बोलेगा तो मान लो कि इफ़ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज इन अ कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम। देखो डेल्टा क्यू चार्ज है, कितने देर में बहता है, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा क्यू और डेल्टा टी दोनों का वैल्यू थोड़ा जो डिफरेंस है वो बड़ा है, उस चार्ज को हम देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देन द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा टी इज डिफाइंड एज एवरेज करंट। हम लोग एवरेज करंट के लिए, दैट इज एवरेज करंट अगर निकालना हो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसे हम लोग किताबों में डेल्टा टी को, टाइम का ये गैप है, कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। आई एवरेज बराबर टोटल चार्ज फ्लोन मान लो कि क्यू, कितने देर में, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1। तो ये भी एक एवरेज करंट का ही फॉर्मूला है। अब अगर मान लीजिए कि आपसे कोई पूछता है कि डिफाइन करो इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली I लिखेंगे, ठीक है, या INS भी कर सकते हैं, कैपिटल I भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इंस्टेंटेनियस कह देने का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक, जैसे देखो मान लो चार्ज यहाँ से चला, एवरेज से समझाते हैं, शुरू कितने टाइम पे, T1 टाइम पे, यहाँ पहुँचा T2 टाइम पे। तो देख लेंगे T2 माइनस T1 कितना हुआ, T1 पे यहाँ था, T2 पे यहाँ पहुँच गया चार्ज, कि देख लेंगे कितना चार्ज बहा, इतना ही दूर में चार्ज बहा होगा, Q बाई T2 माइनस T1 कर देंगे, वो एवरेज करंट हो जाएगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं बताओ बिल्कुल T टाइम पे चार्ज कितना बहा, मतलब आपका टाइम अगर वो फिक्स कर दे, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, मान लो चार्ज बहना शुरू हुआ 10 बजे, ठीक है, और चार्ज बहा 11 बजे तक, ऐसे सिंपल सा एकदम हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो 10 से 11 के बीच में कितना चार्ज बहा, तो वो जो जितना चार्ज फ्लो हुआ, उसको अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे, 1 घंटे से डिवाइड कर दोगे, तो एवरेज करंट मिलेगा। लेकिन कोई अगर हमसे एग्जैक्टली पूछना चाहे ना, वो बोले कि नहीं 10 से 11 के बीच में नहीं चाहिए हमको बताओ एग्जैक्टली 10:05 पे करंट का वैल्यू क्या था, मतलब वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, उसने टाइम का जो डिफरेंस इसको बहुत छोटा कर दिया, टेंडिंग टू 0 कर दिया, क्योंकि 10:05 पे टाइम का कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमें बात करना है, मतलब वो टाइम बहुत छोटा टाइम का बात कर रहा है, वो dt टाइम का बात कर रहा है ना। तो उस केस में जो करंट डिफाइन होगा उसे हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि एवरेज करंट का अगर लिमिटिंग वैल्यू लें, टाइम को अगर हम 0 टेंड करा दे, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो अगर इंस्टेंटेनियस करंट को डिफाइन करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज करंट इज डिफाइंड एज
इंस्टेंटेनियस करंट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज आप ऐसा कह सकते हैं, देखो इसका लिमिटिंग वैल्यू यानी I बराबर, हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो ये जो डेल्टा Q बाई डेल्टा T है ना, इसमें हमारा जो डेल्टा T है लिमिट, जो हमारा डेल्टा T है वो टेंडिंग टू क्या हो जाए, ज़ीरो, यानी टाइम का जो गैप है वो बहुत कम हो जाए। और जब आपको पता है ना कोई चीज़ का डिफरेंस बहुत कम हो जाता है तो उसके आगे हम स्मॉल d लगा दिया करते हैं, है ना। यानी इसी चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं, छोटा हो जाए तो dq अब बटा में dt, तो इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू होगा dq बटा dt, क्योंकि टाइम का स्पैन बहुत कम है, बहुत कम टाइम की बात कर रहे हैं, तो बहुत कम टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, dt से। तो कहीं पे dq बटा dt लिखा हुआ मिले तो वो इंस्टेंटेनियस करंट है, और कहीं पे डेल्टा q बाई डेल्टा t लिखे या q बटा t2 माइनस t1 लिखे तो वो एवरेज करंट है। तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इस फॉर्मूला से देखो फ़ायदा क्या होगा, आपको अगर सिंपल भाषा में हम समझाएं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ से I बराबर dq बटा dt, है ना। I बराबर करंट बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब नीचे में टाइम होना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी अगर कभी भी हमें चार्ज दिया हो, क्या दिया हो, चार्ज, निकालना हो करंट, तो डिफरेंशिएशन, समझना, चार्ज दिया हो, चार्ज अगर दिया हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, करंट निकालना हो तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंशिएशन। और अगर मान लो कि करंट दिया हो और चार्ज निकालना हो तो डिफरेंशिएशन का उल्टा माने क्या, इंटीग्रेशन। यानी अगर आपको कभी मान लीजिए ज़रूरत ऐसा पड़ जाए ना कि चार्ज निकालना है Q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई I dt, और इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, प्रॉपर लिमिट ले लेंगे। तो याद रखिएगा, चार्ज से अगर करंट से चार्ज निकालना हो इंटीग्रेशन, चार्ज से करंट निकालना हो डिफरेंशिएशन, ठीक है। चार्ज करंट ये काम आएगा आपके, इसीलिए हम बता रहे हैं। अभी एक एग्जांपल भी दे देंगे। तो देखिए चार्ज दिया हो और करंट तक जाना हो तो यूज़ करना डिफरेंशिएशन DIFF, और अगर मान लो करंट्स दिया हो चार्ज तक जाना हो तो इंटीग्रेशन। बिल्कुल जहन में रखिएगा, ये आपके काम आएगा 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने को। सारी बातों को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे ये हमारे एग्जाम में काम आएगा। देखिए आप लोगों ने ये नोट कर लिया कि एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखें, उससे पहले हम लोग यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पे थोड़ी चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि करंट का डायरेक्शन चार्ज के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, किधर होता है, उससे बात करेंगे। बाद में इसको हम लोग प्रूफ भी कर लेंगे, जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे तो इस बात को प्रूफ भी करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एक छोटा सा क्लू दे देते हैं, छोटी सी बात बता देते हैं और बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए 2 केस आपके सामने हम रखेंगे करंट के डायरेक्शन को लेकर। पहला केस में क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास में एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दे रखी है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी है प्लस और माइनस, तो ये इंड प्लस पे आ जाएगा, ये माइनस पे आ जाएगा। देखो बैटरी जो होता है ना वो सप्लाई करता है एनर्जी, एनर्जी का सोर्स होता है। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि बैटरी में से चार्ज निकलता है, ऐसा होता नहीं, दिखाते हैं हम लोग। लेकिन कोई अगर तुमसे पूछे कि क्या बैटरी चार्ज देता है तो चार्ज नहीं देता है बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्योंकि आप V का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, V बराबर वर्क बाई चार्ज। किसी चार्ज को ले जाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क किया जाता है पर यूनिट चार्ज, वही पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो W बराबर एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, QV
और मान लो कि यहाँ पे कोई प्लस ई चार्ज हो, तो इसका एनर्जी कितना होगा, एनर्जी कितना होगा ई भी। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो यही बैटरी। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी कभी भी चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है। किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करता है, चार्ज लिया, तो उस बुक में गलत लिखा हुआ है। आपको हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कह रहे हैं, बैटरी एनर्जी का सोर्स होता है, वो एनर्जी सप्लाई करता है। चार्ज क्या होता है, चार्ज उस एनर्जी को लेकर के उस कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करता है। चार्ज उस एनर्जी का कैरियर होता है। जैसे मान लो कि आपके पास में एक गोडाउन है, वहाँ पे आपने कुछ सामान रखा है, ठीक है, वो सामान को तुम समझ लो गोडाउन तुम्हारा बैटरी हो गया, और जो उसके अंदर सामान है वो एनर्जी हो गया। अब उस सामान को लोगों तक पहुंचाना है। मान लो ये जो लोग हैं यहाँ पे कंडक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उन लोगों तक वो सामान पहुंचेगा, एनर्जी पहुंचेगा, तो वो लोग काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। मान लो कि उस गोडाउन में गेहूँ रखा हुआ है, अगर वो गेहूँ हम तक पहुंचेगा, एनर्जी हम तक पहुंचेगा, तो हम लोग काम कर पाएंगे, वरना हम लोग काम नहीं करेंगे। तो वो जो गोडाउन है वो बैटरी है, उसके अंदर जो अनाज रखा हुआ है वो एनर्जी है, और हम कंडक्टर हैं, हम लोग अगर कंडक्टर हैं तो वो अनाज हम तक कैसे पहुंचेगा, तो कोई ना कोई ट्रक या कोई भी 4 व्हीलर उसमें रखेंगे उसको और हम तक पहुंचाएंगे। तो वही ट्रक या 4 व्हीलर जो है ना, वही चार्ज है। चार्ज करता कुछ नहीं है, अपने ऊपर पे एनर्जी ले करके और कंडक्टर के अंदर में मूव करता है, कंडक्टर तक पहुंचाता है। तो असल में उस गोडाउन ने कंडक्टर ये चार्ज नहीं दिया हमें, ट्रक नहीं दिया, उसने हमें क्या दिया, अनाज दिया, यानी कि एनर्जी दिया। तो याद रखिएगा बैटरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर मान लो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो बड़ा वाला डंडा होता है बैटरी में, ये हाइयर पोटेंशियल को डिनोट करता है, और छोटा वाला डंडा जो होता है वो लोअर पोटेंशियल को डिनोट करता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही आपका करंट का भी डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इधर ही करंट है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो कैपिटल आई बना देते हैं, तो ये बताइए पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स भी लगेगा, इधर ही फोर्स लगेगा, है ना। तो ये चार्ज भी किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी आप याद रखिएगा सबसे पहला केस क्या आया, अगर मान लो मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव करता है प्लस से किधर, माइनस, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या आप कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाला केस याद रखिएगा। पहला केस क्या है, द डायरेक्शन ऑफ करंट और फील्ड is in the direction of flow of positive charge। आप इसको उल्टा करके भी याद कर सकते हैं, जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट का उधर ही होगा। जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन या फील्ड भी उधर ही होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाइयर से लोअर हमेशा, और जिधर प्रोटॉन मूव करेगा उधर ही करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा। क्लियर है ना बात। हमने इसे भले उल्टा करके लिख दिया, डायरेक्शन करंट ऑफ फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, आप उल्टा भी लिख सकते हो। सेकेंड, मान लो नेगेटिव चार्ज मिले, करंट, जो कि आप जानते हैं, है ना, आप जानते हो हमेशा कि करंट का मतलब आप फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वैसा नहीं समझना है, पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा अच्छे से, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट हम कहीं कहीं यूज़ करेंगे। हमने अभी आपको बैटरी का एक छोटा सा क्लास दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हमको कंडेंसर पढ़ाना था, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर, लेकिन अभी हम बैटरी को बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, तरह तरह का बैटरी ला करके जोड़ेंगे। तो अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर हम वहाँ पे बैटरी को बहुत अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, गैल्वेनिक सेल वगैरह जो भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेक्लांचेस सेल, वो सब एकदम याद रखिएगा अच्छे से, तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा बैटरी का कंसेप्ट। क्योंकि जब हम उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लियर नहीं होगा ना, कन्फ्यूज कर जाओगे, तुमको लगेगा खाली नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। H2SO4 का सॉल्यूशन होता है ना
ना, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब केमिकल सेल पढ़ते हो तो वहाँ पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों मूव करता है। देखिएगा ध्यान से, प्लस भी मूव करता है वो भी करंट बनाता है, माइनस भी मूव करता है वो भी करंट बनाता है। तो याद रखिएगा, प्लस जिधर प्लस मूव करेगा आपका करंट उधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा। या प्लस हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से किधर की ओर, लोअर पोटेंशियल, ऊपर से नीचे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर मान लीजिए हमारे पास में नेगेटिव चार्ज हो, तो अगर कोई पूछे डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होगा नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो आपका जवाब उल्टा हो जाएगा, है ना। द डायरेक्शन ऑफ करंट और फील्ड is in the opposite direction of flow of नेगेटिव चार्ज। बहुत बेसिक बात आज हम करेंगे आपके साथ, बहुत बेसिक बात, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत बेसिक बात होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको स्किप करके निकल जाना, इसको अच्छे से समझना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जिसमें आपको अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो आज वो सारी बातें आप क्लियर कर ही लो। देखो, मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है ना, और इसके अंदर मान लो बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस ई, ठीक है। और इसको एक बैटरी से तुमने जोड़ दिया, तो अब ये बैटरी का जो बड़ा वाला डंडा है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये प्लस ये माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस ही होता है, और जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही हमारा करंट होता है। और याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स पीछे लगेगा तो आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करेगा, पीछे, क्योंकि इस पे फोर्स कहाँ लगता है, पीछे की ओर। आपको पता ही है F बराबर QE, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट फ्लो करता है। आपने पढ़ा होगा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन गया उसके अपोजिट करंट होता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा मूव करता है माइनस से प्लस, बोल सकते हैं ना, यानी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल और, किसी ने शायद हमसे मैसेज करके सवाल पूछा था कि वाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। मुझे लगता है उसका जवाब उसे मिल गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, इसीलिए वो हमेशा मूव करेगा लोअर पोटेंशियल से किधर, हायर पोटेंशियल, ठीक है। बैटरी के अंदर का जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे, हमने आपको बताया था बैटरी के अंदर भी उल्टा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे एक बैटरी फोर्स डेवलप होता है जो हमेशा उसको लोअर से हायर जाने का एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपके सामने हम दो न्यूमेरिकल रखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, हम बताते हैं कैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। देखिए, बोर्ड पे आपके सामने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है करंट से रिलेटेड, और अगर आप इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो ऐसा सवाल आपने मैकेनिक्स में सॉल्व किया हुआ है तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देख, क्वेश्चन कहता है द चार्ज इन अ कंडक्टर फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। किसी कंडक्टर में जो चार्ज है ना वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। Q बराबर 4t² - 2t + 8 अपने मन से हमने लिया है, वेयर Q इज इन कूलम, Q किस में है, कूलम में है, और T किस में है, सेकंड में है। तो आपको कैलकुलेट करना है करंट 0 सेकंड पे, 2 सेकंड पे। दो सवाल है, एक कर लेंगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये बताइए कि यहाँ उसने ना कहा एवरेज ना उसने कहा इंस्टेंटेनियस, तो पकड़ना कैसे है कि इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है। तो देखिए, उसने जो टाइम दिया आपको कैलकुलेट करने का, वो वहाँ पे टाइम 2 नहीं है। देखिए, पहले सवाल में भी एक ही टाइम है, 0 सेकंड पे ही कैलकुलेट करना है आपको, एट द 0 सेकंड पर्टिकुलर टाइम, और दूसरा जो है वहाँ पे 2 सेकंड पे देखना है आपको। अगर टाइम का गैप होता, अगर कहता कि नहीं कैलकुलेट करो 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में, 4 सेकंड टू 6 सेकंड, तो 2 टाइम जब होता, तो एक फाइनल टाइम और एक इनिशियल टाइम, तो वहाँ पे आप एवरेज करंट कैलकुलेट करते। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है 0 सेकंड पे और 2 सेकंड पे, 2 अलग अलग टाइम पे, और दोनों पर्टिकुलर टाइम है। तो यहाँ जो कैलकुलेट होगा वो कैसा करंट होगा, वो इंस्टेंटेनियस होगा। और हम लोग तो जानते ही हैं, एज वी नो, सभी को पता होगा, I बराबर dQ/dt।
यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर Q का डिफ्रेंसिएशन करते, मैंने बताया था कि Q दिया हो, I निकालना हो, डिफ्रेंशिएट करो इंस्टेंटेनियस के केस में, तो क्या कर देंगे, d/dt, Q की जगह पे वैल्यू डाल दें 4t² माइनस 2t प्लस 8। अब सभी को पावर वाला डिफ्रेंशिएशन तो करने आता ही होगा, सिखाया है हमने बेसिक मैथमेटिक्स में, या जिन्हें नहीं आता हो सकता है बायोलॉजी वाले को थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो थोड़ा हम कर देते हैं, वो समझ लेना तुम। देखो जो कांस्टेंट रहे, अब बगल में उसके इनटू में वेरिएबल रहे, तो कांस्टेंट को वैसे का वैसे छोड़ देना। अब वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन कैसे करना, तो पावर वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है पावर को नीचे उतार लेना, तो कितना पावर है 2, अब पावर में से 1 को माइनस कर देना, पावर में से 1 घटा देना, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। -2, यहाँ देखो पावर पे 1 है तो 1 नीचे आ जाएगा, 1 - 1, और यहाँ तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो I बराबर हो गया 4 × 2 = 8t, अब माइनस t पावर 0 तो वैल्यू 1, यानी 8t - 2, करंट आ गया ना, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, t यहाँ है। अब हमारा पहला सवाल है, करंट निकालना है टाइम कितने पर, 0 पर, करंट निकालना है कितने टाइम पे, 0 टाइम पे, तो इस t की जगह पे 0 पुट करो, 8 × 0 -2, तो 8 × 0 0 -2 एम्पियर हो गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट निकल रहा है। और दूसरा है कितने देर पे, I बराबर t का वैल्यू एट 2 सेकेंड, तो 8 × अब इस t की जगह पे 2 रख दो, -2, 16 में से 2 गया 14, 14 एम्पियर। कुछ भी कहता, 4-5 वैल्यू और देता, निकलता चला जाता, कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो मैंने डिफ्रेंशिएशन से करके दिखा दिया। अब मान लीजिए अगर आपको I दिया रहता, चार्ज निकालने को बोलता, तो आप क्या करते, वहाँ पे क्या करते, इंटीग्रेट करते। ओके, तो एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ले लेते हैं, सारा क्लियर हो जाएगा, फिर चलेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक। फटाफट इसको नोट कर लो। देखिए बोर्ड पे एक और बेसिक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, कैलकुलेट आपको दिया क्या है, द करेंट इन अ वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, I बराबर 4 + 2t, जहाँ पे I एम्पियर में है, t सेकेंड में है, वो बताने के लिए लिखा हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच हैज़ पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ड्यूरिंग द टाइम t बराबर 2 सेकेंड से लेकर t बराबर 6 सेकेंड तक में। इस सवाल में आपको चार्ज निकालना है, ठीक है, करंट का इक्वेशन है, चार्ज निकालना है, तो करंट से चार्ज पे जाना हो तो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एज वी नो, हमने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, आपको निकालना है चार्ज, तो Q बराबर होता है I × dt, है ना, इंटीग्रेशन। अब पहले इंटीग्रेशन का लिमिट भी देखना ही होगा हमें, मान लेते हैं A से B, फिलहाल तो लिमिट ये है, जो भी होगा या t1 से लेकर के t2 तक टाइम। देखो लिमिट उसी का पुट करना, फिर से थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स बताते हैं, जिसके आगे d लगा हो, हमेशा लिमिट उसी का पुट करना जिसके आगे d लगा हो, तो d लगा है t के आगे, टाइम के आगे, तो टाइम मान लिया कि t1 से लेकर के t2, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम। तो इक्वेशन I बराबर दे रखा है, कितना है भाई, 4 + 2t, आगे में dt, और कहाँ से कहाँ तक, तो t1 हो गया मेरा ये, और t2 हो गया मेरा ये, t1 2 से लेकर के कहाँ तक, 6 तक। अगर ये इक्वेशन तुमको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने नहीं आता हो तो आप इसे 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, पहले 4 को dt से गुना कीजिए, 4 dt, अब प्लस 2t dt, आप ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 6, 2 से 6। अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए तो क्या होगा, यहाँ से Q बराबर, इंटीग्रेशन का रूल है, कांस्टेंट बाहर जाता है, तो 4 हमारा बाहर चला गया, dt का इंटीग्रेशन t होता है, कहाँ से कहाँ, 2 से लेकर के 6, प्लस यहाँ से 2 बाहर चला गया। अब यहाँ पे क्या है, t भी है, तो ये तो बाहर जाएगा नहीं, t पे पावर देख लेना कितना है, कुछ नहीं तो 1, तो इंटीग्रेशन का रूल तो आप लोग बार बार किया, पावर में एक जोड़ोगे तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 6 तक, इस 2 से ये 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। अब पहले अपर लिमिट, फिर माइनस दे करके लोअर लिमिट, तो Q बराबर 4, अपर लिमिट में है 6, लोअर लिमिट में है 2, प्लस t², 6 का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट में 2 का स्क्वायर, नीचे वाला तो कैंसिल हो चुका है, 2 को हमने उतारा नहीं, 6 में से 2 गया तो कितना बता, 4, 4 4 कितना हो गया, 16, प्लस यहाँ देखिए 36, 36 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 32, 16 और 32 को आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 कूलम।
यानी चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 48 कूलम। ठीक है, एक सवाल तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। देखो एक इसी में एक सवाल और कहता, इसी में कह देता कि मान लो कि आपको कांस्टेंट करंट कैलकुलेट करना है इसी टाइम इंटरवल में, कांस्टेंट करंट। ठीक है, तो आप सीधा वहाँ फॉर्मूला लगाते, अगर आपको कांस्टेंट करंट, इस सवाल का दूसरा पोर्शन है, इसी में अगर कह देता कि कांस्टेंट करंट भी कैलकुलेट करो। हम कांस्टेंट करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ जो करंट है I बराबर 4 + 2t, तो I डिपेंड कर रहा है t पर, I इज अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, t बदलेगा तो I बदल जाएगा। लेकिन कह दे कि इन द अबव क्वेश्चन ऑल्सो कैलकुलेट कांस्टेंट करंट इन द ड्यूरेशन 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, तो देखो क्योंकि हमें चार्ज मिल चुका है ना, I बराबर Q बटा में T2 - T1, अभी हमने पढ़ाया था आपको, एवरेज करंट, कांस्टेंट का मतलब एवरेज करंट, वो इंस्टेंटेनियस के लिए है। देखो तो Q का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं 48, और टाइम कितने देर के लिए चार्ज बहा है 2 से 6 सेकेंड, तो 6 में से 2 गया तो कितना 4। तो अगर कांस्टेंट करंट कैलकुलेट करने को बोलता है एवरेज करंट, तो वो होता 12 एम्पियर। तो हमने आपको इसी सवाल में एक सवाल और बना के दिखा दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन को करते जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करना है तो नोट कीजिए, जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में न्यूमेरिकल भी कर लिया, उसके बारे में समझ लिया क्या होता है, डायरेक्शन वगैरह देख लिया। अब आपके सामने बिल्कुल नया टॉपिक आएगा। अभी तक आपने जो कुछ भी देखा उसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से भी जान रहे थे, सिर्फ जो न्यूमेरिकल था वो थोड़ा कैलकुलस बेस्ड था, तो ये आपने क्लास 10th में शायद ना किया हो। लेकिन अब यहाँ से जो टर्मिनोलॉजी आएगी, जो टर्म आएगा, उसे बहुत बारीकी से सीखते जाना है। वजह यह है ना कि थोड़ा थ्योरी का पार्ट इसमें कम है, और अगर जो कम पार्ट है तो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कोई भी, तो आप उन चीज़ों को सीखते जाना है। यहाँ से 2-3 लेक्चर जो होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टार्टिंग का, क्योंकि अब बिल्कुल नई चीज़ों से आपको रूबरू होना है। तो देखो यहाँ पे जैसे आप पहले रेसिस्टेंस पढ़ते थे, V ओम्स लॉ पढ़ते थे, V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो वो उतना ईजी नहीं रह जाएगा। आपको रेसिस्टेंस का एक नया तजुर्बा होगा, एक नया अनुभव होगा, आपको रेसिस्टेंस दिखने लगेगा कि हाँ ये रेसिस्टेंस होता है। अभी हम लोग को रेसिस्टेंस को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में था, रेसिस्टिविटी को लेकर था, वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो करंट, चूँकि हमने आपको समझाया कि करंट हमारा जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी है। करंट हमारा कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन हमारा सिलेबस उस टेंसर वर्ड को एक्सेप्ट अभी नहीं करता, तो हम मान के चलते हैं करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, दिमाग में बात को रखना है, करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे करंट को पढ़ने के लिए। उस क्वांटिटी का नाम होगा करंट डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म आपके सामने बोर्ड पे आने जा रहा है, दैट इज करंट डेंसिटी, जिसे कि हम लोग J से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, J से डिनोट किया जाएगा, और वो क्या होगा, कैसा क्वांटिटी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब कोई पूछेगा करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन होगा, पहले डायरेक्शन की बात करेंगे फिर मैग्नीट्यूड बताएंगे। हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जिधर करंट होता है उधर ही एक टर्म हम लोग वेक्टर टर्म डिफाइन कर रहे हैं, करंट डेंसिटी। तो हमेशा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मान लो, ठीक है, और इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसका मैग्नीट्यूड जब भी कैलकुलेट करना हो तो करंट को किसी एरिया से पास कराना। कैसे पास करा, नॉर्मली। हम फिलहाल नॉर्मली पास कराएंगे, परपेंडिकुलरली, किसी एंगल पर नहीं, परपेंडिकुलरली पास कराएंगे, और करंट को उस एरिया से डिवाइड लगाएंगे, तो वही हमें मिलेगा क्या, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी का अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा, इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली to any area, then current density is defined as
इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया। एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको हम यहाँ दे रहे हैं फिलहाल, अभी इसको हम इलेबोरेट करेंगे। J बराबर करंट बटा एरिया। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट बाई एरिया। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, क्वांटिटी तो वेक्टर है, SI यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। करंट का हो गया एम्पियर, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। SI यूनिट रहेगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और ये कब फॉर्मूला यूज़ करना, तो हम इसमें बता देते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और कैसे हो, नॉर्मली। एरिया से कैसे होना चाहिए, नॉर्मली। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा J बराबर I बटा A। किस केस में, नॉर्मल के केस में। जैसे मान लो हमारे पास में एक कंडक्टर है जिसका कोई क्रॉस सेक्शन से, मान लो मैं पॉइंट लेते हैं P, ठीक है। और इस पॉइंट P पे अगर आपको करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना लीजिएगा। कंडक्टर है तो कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन होगा सर्कुलर इस तरह का, ठीक है। और मान लीजिए कि जो करंट है ना, जो करंट है वो कैसे पास हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉर्मली है। देखो यहाँ पे जो हमारा करंट है I, वो कैसे है, नॉर्मली है। इधर आपका एरिया, सरफेस एरिया का नॉर्मल, उधर ही करंट। और अभी अभी हमने बताया था कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट होता है। तो जिधर करंट है उधर ही क्या होगा, करंट डेंसिटी होगा। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो एरो लगाएंगे। करंट स्केलर तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो इस केस में अगर कोई आपसे J का वैल्यू पूछेगा, है ना, और अगर मान लो कि इसका एरिया जो है वो A है, ठीक है, तो I बराबर J बराबर I बटा A, ठीक है। और ये एवरेज होता है, कभी कभी इंस्टेंटेनियस भी होता है। तो कोई तुमसे पूछेगा एवरेज करंट डेंसिटी, तो करंट एवरेज हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एरिया हो जाएगा, दो एरिया के बीच की बात होगी। तो ये तो हुआ कौन सा केस, जब नॉर्मल होगा तब। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में हाथ है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, एरिया होगा। तो अगर यहाँ से हमको करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना हो और ये फॉर्मूला I बटा A यूज़ करना हो, तो किस कंडीशन में यूज़ कीजिएगा, जब आपका करंट, ये मान लो करंट, देखो हमारा हाथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पर नॉर्मल खींचेंगे, ऐसे नॉर्मल। अब करंट भी किधर होना चाहिए, तो नॉर्मली, करंट भी इधर ही होना चाहिए जब उसका नॉर्मल हो। तो जिधर इसका करंट उधर इसका नॉर्मल, तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा, I बटा A, ठीक है। अगर मान लीजिए एक इंपॉर्टेंट केस, अगर मान लो कि नॉर्मल ना हो, ठीक है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट नॉर्मल टू द एरिया, देन तब क्या होगा, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला स्पेशल केस। तो मान लीजिए कि ये कोई आपका एरिया है, ये कोई हमारा एक एरिया है, ठीक है, और ये रहा उसके अंदर से हो करके निकलने वाले करंट का डायरेक्शन। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सेकंड केस आपको हम बता रहे हैं, ये रहा हमारा करंट, जिधर करंट उधर ही हमारा कौन होगा, करंट डेंसिटी, क्योंकि हमने बताया आपको करंट डेंसिटी हमेशा उधर ही होता है जिधर करंट होता है, ठीक है। अब चूंकि ये नॉर्मल नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है। अभी ये ऐसे था, देखो इस केस में ऐसे था, अब ऐसे नहीं है, थोड़ा सा झुक गया ऐसे, ठीक है। अभी पहले ये ऐसे था, तो दोनों एक ही तरफ था, जिधर इसका नॉर्मल था उधर ही इसका करंट था, फॉर्मूला I बटा है। लेकिन यहाँ क्या, थोड़ा सा ऐसे हो गया अगर एरिया, तो एरिया का डायरेक्शन हमेशा उस पर नॉर्मल खींच के देते हैं। तो मान लिया जाए कि इसका डायरेक्शन जो है ना वो इधर है, ये है इसका नॉर्मल का डायरेक्शन n कैप, और वो I के साथ में कुछ एंगल बना रहा है, J के साथ में कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है भाई, तो थीटा। और इस केस में अगर अब आपको P पॉइंट से निकालना हो, देन करंट डेंसिटी, अब अगर आपको करंट डेंसिटी निकालना हो ना, J बराबर, याद रखिए क्या ऐसे या कैसे, क्या लिखिएगा, करंट स्केलर क्वांटिटी है I बटा, अब आप इस एरिया का, अगर मान लीजिए कि इसका एरिया कितना है, A है, तो एरिया का नॉर्मल यानी कि एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इधर, एरिया वेक्टर इधर, करंट डेंसिटी कितना एंगल बन रहा, थीटा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर A cos थीटा।
जो एंगल बनेगा ए के साथ कॉस थीटा, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो सीधा ये फॉर्मूला, नहीं ये एंगल बना रहा है तो ये फॉर्मूला, जे बराबर आई बटा ए कॉस थीटा। तो देखो तो यहाँ से आई बराबर एक नया फॉर्मूला आपको मिलेगा, जे ए कॉस थीटा मिला। और अब आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट, ए बी कॉस थीटा को लिखते हैं ए डॉट बी, तो क्या हम जे ए कॉस थीटा को जे डॉट ए लिख सकते हैं ना। तो आई बराबर एक फॉर्मूला मिला, करेंट डेंसिटी अगुना एरिया का कैसा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो देखो तो ज़रा यहाँ से करंट का एक नया डेफिनेशन निकल करके आया बिल्कुल नए अंदाज में। करंट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर थ्रू विच द करंट इज पासिंग। हमेशा करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही पास करता है। एक फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला, ये आपको काम आएगा बहुत। और यहाँ से आप नॉर्मल वाला केस भी निकाल सकते हो। देखो नॉर्मल वाले केस में क्या होगा, आपका जे में और एन में देखो तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी इधर होगा, तो जे में और ए में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो cos 0 1, तो आई बराबर जे इंटू ए आ जाएगा, ये वाला केस। तो नॉर्मल वाले केस में 0 होगा, और अगर आपका कुछ एंगल रहेगा तो सीधा जे ए कॉस थीटा। तो हमने आपको करंट डेंसिटी दोनों केस में पढ़ा दिया, ये नॉर्मल वाला केस और ये केस कुछ एंगल पर, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर, तो ना ऐसा होगा। चलिए, तो इन सारी बातों को आप ढंग से नोट कर लीजिए। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कुछ बात आपको बताते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ बात। चलिए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए बात यहाँ पे ये बताते हैं आपको हम, चूँकि हम लोग नया लेक्चर शुरू किए हैं, नया चैप्टर शुरू किए हैं, हो चुका लगभग जितना हमें करना था हमने बता दिया आपको। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन कहने का मतलब जो भी इंट्रोडक्शन की बात थी वो हमने आपको यहाँ पे बता दी। अब यहाँ के बाद से हम लोग बिल्कुल फ्रीक्वेंटली पढ़ना शुरू करेंगे नए नए टॉपिक्स को। यहाँ के बाद से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। बहुत सारा ऐसा टर्म आएगा जिससे अभी आप जानते भी होंगे तो बहुत डीपली नहीं जानते हैं। तो यहाँ से आने वाला 2-3 लेक्चर बहुत क्रूशियल होने वाला है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। तो मान के चलो कि चैप्टर हमने पहले ही कहा है कि छोटा है, तो मुश्किल से 5 या 6 लेक्चर में हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर देंगे, 5 से 6 लेक्चर में, और 3-4 लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल। तो मेरा टारगेट है कि 10 लेक्चर में ये आपका 7 नंबर का कहानी सॉल्व हो जाएगा। 10 लेक्चर अगर अल्टरनेट भी आता है तो 20 दिन में आपकी कहानी कंप्लीट। यानी अब हम लोग मैग्नेटिज्म के करीब है। अगर ये चैप्टर शुरू हुआ है तो मुश्किल से 10 दिन में वाइंड अप हो जाएगा। 10 दिन में 7 नंबर लेके निकल जाइए। जो लोग पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन उन्हीं के लिए, जो नहीं पढ़ रहे तो उनके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते ज़्यादा। अगर पढ़ रहे हो तो फिर आज का लेक्चर देखने के बाद इसके नोट्स जैसे हमने लिखा है वैसे ही बनाना है। जो बात आप अपनी कॉपी में लिखोगे, सुनो ध्यान से, जितना हमने आपको आज पढ़ाया आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाकर हमको मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट अपने कॉपी का, जहाँ आपने नोट्स बनाया है उसका फ़ोटो वगैरह लेकर के हमको भेज देना, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो मेहनत ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कम बच्चों को पढ़ाना होगा तो फिर हम यूट्यूब का सहारा ना लेकर के डायरेक्ट उनको लाइव क्लास में भी जोड़ के पढ़ा सकते हैं। हम यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करें ताकि सबको बेनिफिट मिले। तो काम क्या करना है आपका आज का होमवर्क क्या है, कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है। जितना बात हमने बताया उसको कॉपी में लिख कर और आप उसका फ़ोटो क्लिक करके हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। फिर आपको अगला लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे तुरंत। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।